हेलो एवरीवन एंड वार्मली वेलकम है दोस्तों आप सभी लोगों का आईएफएस की शानदार और बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। और जैसा आप सभी लोगों को पता है कि 11वीं 2025 का रिजल्ट लग चुका है और आईएफएस के होनहार एंड मेहनती बच्चों ने इस एग्ज़ाम में लाजवाब परफॉर्मेंस दिया है और हम देख रहे हैं उनकी 11वीं की रैंकर की जर्नी को। आज मेरे साथ नविता जुड़ गई है जिन्होंने या जो राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट से आती है। बात करें तो जहाँ पे ऐसे शहर से ऐसे गांव से वहाँ पे आती है जहाँ पे बुक से ज़्यादा खेती होती है, धान पिकता है। ऐसे हालातों से ऐसे कंडीशंस के साथ उन्होंने पढ़ने का सपना देखा। फिर उन्होंने उनका स्कूल कंप्लीट किया। ग्रेजुएशंस के लिए वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में चली गई। फिर उनका फेवरेट वन सब्जेक्ट जूलॉजी से उन्होंने उनका ग्रेजुएशंस कंप्लीट किया। कुछ कारणों की वजह से उनका ड्रीम यूनिवर्सिटी उनको मिल ना पाया एमएससी के लिए, तो फिर उन्होंने ड्रॉप आउट ले लिया और फिर पढ़ाई की 11वीं की। 11वीं में 2025 में उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 12 हासिल किया है। अब यकीनन उनका ड्रीम कॉलेज भी मिल जाएगा, ड्रीम यूनिवर्सिटी भी मिल जाएगी। उसी के साथ साथ उन्होंने जो सपना देखा है पीएचडी करके असिस्टेंट प्रोफेसर या साइंटिस्ट बनने का, वो भी पूरा करने के लिए उसकी नींव जो है अब रखी गई है। मुझे पूरा यकीन है कि वो आगे का जो उनकी जर्नी होगी उसको भी पूरा कर लेगी। बट ख्वाब देखना और ख्वाब हासिल करना, इसके लिए इन दोनों जर्नी में आपको चाहिए होती है मेहनत, डेडिकेशन एंड हार्डवर्क, जो कि नमिता ने जो है पूरा अपने साइड से दिया है, अपने साइड से 100% दिया और उसका फल जो है उनको मिल गया है। तो आप लोगों से भी मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी, आपसे भी मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप भी नविता से इस उनकी कहानी से प्रेरित हो जाइए और अगले साल के जो भी मेरे दोस्त होंगे जो प्रिपेयर करना चाह रहे हैं गैडबी के लिए, तो अच्छे तरीके से नविता से गाइडेंस लीजिए। तो इसके लिए आपको वीडियो के एंड तक जो है दोस्तों बने रहना है। तो जानते हैं नविता की कहानी क्या रही है इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने की। तो हेलो। हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। थोड़ा अपने बारे में शॉर्टली इंट्रोड्यूस कीजिए हमें। सर मेरा नाम नविता है, मैं जयपुर से हूँ और मैंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी है, बीएससी ज़ूलॉजी ऑनर्स से करी है और मैंने 1 साल ड्रॉप लिया है। ओके, तो और 1 साल ड्रॉप लिया और आपका रैंक क्या रहा? इस बार मेरी रैंक एआई 12 है इन एससी कैटेगरी। ओके, तो नविता जी पहले तो तुमको कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगा मेरे साइड से, पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से। थैंक यू सर। ओके, अब मुझे ये बताओ कि ये कहानी कैसे स्टार्ट हो गई गैडबी की, क्यों लगा आपको कि गैडबी के लिए प्रिपेयर करना चाहिए? सर मैंने आईआईटी जैम के लिए प्रिपेयर करा था, लेकिन आईआईटी जैम मेरा अच्छा नहीं हुआ था जिससे मुझे अच्छी आईआईटी मिल सके। तो उसके बाद मेरे पास ऑप्शन जो है आईआईटी के लिए गेट भी था। तो तब से जो है आईआईटी जैम तो चला गया कैसा भी, बट तब से सोच लिया कि गेट भी तो अच्छे से देना है। उसके लिए बहुत मेहनत करी सर। ओके, तो उसके लिए जो है आपने बहुत मेहनत की, हार्डवर्क किया। अब मुझे ये बताओ कि वो जो आपने सारी साल भर मेहनत करी है, वो मेहनत की जर्नी कैसे रही आपका? डेली का रूटीन कैसे होता था, कितने घंटे आप पढ़ते थे, कैसे कैसे पढ़ते थे, जिससे कि जो भी मेरे नए एस्पिरेंट्स हैं उनको आपसे गाइडेंस मिल सके। सर मैं अपना 1 वीक का प्लान बनाती थी कि मुझे इस दिन जो है ये टॉपिक पढ़ना है, इतने प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं, इतने पीवाईक्यूज़ देखने हैं। तो इसी हिसाब से मैं पढ़ती थी। इम्पोर्टेंट अपना सिलेबस था, उसका प्रिंट आउट हमेशा मेरे पास होता था कि जिससे मैं टॉपिक्स गो थ्रू कर लूँ डेली की डेली। और सर डेली बस रिवीजन, पीवाईक्यूज़, क्वेश्चन प्रैक्टिस ये सब की है सर। ओके, तो ये सब चीज़ें रही है आपकी। अब मुझे ये बताइए कि जब आपने प्रिपरेशन शुरू किया तो मतलब उस समय आपको किस चीज़ ने इंस्पायर्ड किया कि यार नहीं, इसकी वजह से मुझे गैडबी के लिए प्रिपेयर करना चाहिए? सर वो ड्रीम यूनिवर्सिटी है मेरी, उसी के लिए। अच्छा, तो जब मतलब आपका पिछले साल आपका ख्वाब पूरा नहीं हुआ तो उसका जो दुख दर्द आपके अंदर रहा और उसकी वजह से आपने गैडबी के लिए प्रिपेयर किया और इतना बेहतर किया कि अब उससे भी बेहतर यूनिवर्सिटी आपको मिल सकती है इस रैंक के ऊपर। सर तो मुझे ये बताओ कि जब गैडबी को हम पढ़ना शुरू करते हैं, तो आपने आईआईटी जाम को भी पढ़ा है, गैडबी को भी पढ़ा है,
तो पहले तो मुझे ये बताइए कि दोनों एग्जाम्स को पढ़ने में आपको क्या फ़र्क महसूस होता है? क्या डिफरेंस होता है? सर डिफरेंस क्वेश्चंस के लेवल का है कि आईआईटी जैम में थोड़ा-सा लेवल अप होता है और गेटवे में उतना नहीं होता है। गेटवे में कॉमन क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मॉडरेट लेवल के, ऐसे नहीं कि बहुत ईज़ी है, बट मॉडरेट लेवल के होते हैं क्वेश्चन। तो वो डिफरेंस रहा है, बाकी एप्टीट्यूड इसमें है, जो भी अच्छे से करना पड़ता है सर। कि तो एप्टीट्यूड रहा है और जो भी अच्छे से करना पड़ता है, जिसके कारण जो है आपको देखने को मिलता है। अब मुझे ये बताओ कि आपने 2 सेक्शंस देखने को मिलते हैं गैडबी में, गैडबी का सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो दोनों सेक्शंस यस के लिए कैसे पढ़ा था आपने? क्या स्ट्रैटेजी यूज़ की थी? सर, सेक्शन ए के लिए मैंने बायो एनसीईआरटी की पढ़ी थी 11th-12th की, और एप्टीट्यूड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के लिए मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हर बार आते हैं वो देखे थे मैंने। उन सब के पीवाईक्यूज़ लगाए थे, और गेट सेक्शन ए के लिए इतना ही किया था, और बाकी सेक्शन बी के लिए जो है मेरे पास सब कुछ मटेरियल था ऑलरेडी पढ़ने के लिए। उसी से बार-बार रिवाइज़ किया, उसको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा सब कुछ, और टीचर्स को फ़ॉलो करते गए। जिस टीचर्स यूट्यूब पे क्वेश्चन प्रैक्टिस ले रहे हैं, कोई रैपिड फायर हो रही है, तो सबको जॉइन किया सर, सबको देखा, और कोई क्वेश्चन अगर नया लगता है तो उसको अलग से लिख लिया है, नया कांसेप्ट कि अगर आए तो एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। ये सब सर। ओके, तो एग्ज़ाम ना हो सके। अब मुझे ये बताओ कि सेक्शन बी के लिए क्या स्ट्रैटेजी यूज़ की थी? सेक्शन बी के लिए मैंने मोस्टली जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट थे, जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, वो मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रखे थे, शॉर्ट नोट्स बनाए थे सबके। और बाकी इकोलॉजी, इवोल्यूशन मैंने एक बार देख लिया था कि अगर कोई क्वेश्चन आए भी तो रह ना जाए। ओके, तो इकोलॉजी इवोल्यूशन भी आपने दे रखा था, उसको भी पढ़ रखा था कि कोई एग्ज़ाम ना मतलब। अब मुझे ये यस बताइए, सर। जैसे आपने मुद्दा बोला ही है, आपका जूलॉजी जो है, आपका बैकग्राउंड जो रहा है ग्रेजुएशन का, वो जूलॉजी से रहा। तो मतलब यस आप सर। प्लांट साइंस हो, इकोलॉजी इवोल्यूशंस हो, डाइवर्सिटी हो, ऐसे सब्जेक्ट से थोड़ा दूरी हमें देखने को मिलती है, और जिसके सवाल जो है पेपर फर्स्ट में हमें देखने को मिलते हैं। यस सर। फिर उसके लिए मतलब क्या रहा था, कैसे कवर किया? मतलब एक तो 3-4 साल का गैप भी है आपका उस सब्जेक्ट्स के, थोड़ा लैक। सर इकोलॉजी इवोल्यूशन हमारे कॉलेज में उसमें भी बहुत अच्छे से पढ़ाया गया था, तो कंसेप्ट क्लैरिटी थी उसी टाइम पे मेरी, तो इतना हार्ड नहीं लगी पढ़ना। ओके, हार्ड नहीं लगी पढ़ना। ओके, और मुझे ये बताओ कि जब हम सेक्शन बी को पढ़ने जाते हैं तो बायोकेमिस्ट्री है, सेल बायोलॉजी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, और बहुत सारे यूनिट है, इवनली केमिकल इंजीनियरिंग, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, बायो यस सर। इन्फॉर्मेटिक्स भी है। तो उन सारे सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ा, उनको कैसे कवर किया? मतलब वो बच्चे डर जाते हैं उस सब्जेक्ट्स को पढ़ने में, तो आपका क्या अप्रोच रहा था उन चीज़ों पे? सर बायोकेमिस्ट्री के लिए जैसे बच्चे मोस्टली अमाइनो एसिड्स पे ऐसे डरते हैं उनसे कि स्ट्रक्चर वगैरह, लेकिन अगर हम पीवाईक्यूज उठा के देखेंगे तो हमको पूरा लेवल पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उनसे डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बस एक बार पीवाईक्यूज देख लीजिए आप अपने, और क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है इस एग्ज़ाम में। यस। ओके, तो इस एग्ज़ाम में जो है आपको सबसे ज़रूरी और सबसे महत्वपूर्ण कोई अगर चीज़ है तो वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। यस सर। अब मुझे ये बताइए कि आपने खुद ने क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे की थी? आपने खुद ने, हाँ बताइए। सर मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस आईएफएस की मैंने बुक्स खरीद रखी थी। उसमें उससे मेरे पीवाईक्यूज़ भी पूरे हो गए थे, और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत कर रखी थी उसी बुक से। तो मुझे कोई और सोर्स ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। इसी से पूरा किया था क्वेश्चन प्रैक्टिस और पीवाईक्यूज़ दोनों। ओके, तो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस और पीवाईक्यू जो है वही से पूरा किया था, दोनों चीज़ें। यस सर। तो ठीक है, मुझे ये बताओ कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करते थे? मतलब क्या यूज़ करते थे? क्योंकि मैंने मोस्ट ऑफ बच्चों को देखा है, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस का हर किसी का अलग-अलग नज़रिया, ज़रिया होता है। तो आप कैसा करते थे फिर? सर मैं अगर कोई भी क्वेश्चन देखती थी तो अगर मान लो मुझे इसका आंसर पता है तो ठीक है। अगर नहीं पता उसका आंसर तो मैं उसका आंसर देखती थी कि गूगल पे देख लिया, किसी बुक्स में अगर मिल गया तो वो देख लिया। अगर मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है कंसेप्ट तो मैं पहले उस कंसेप्ट को क्लियर करती थी। उसको अलग से किसी नोटबुक में लिख लेती थी कि बार-बार रिवाइज़ हो सके और वो कंसेप्ट जो है मेरे दिमाग में अच्छे से फिट हो सके। ओके, तो दिमाग में आपको फिट हो
सके। और मॉक टेस्ट आपने कैसे लगाए थे? सर मॉक टेस्ट मैंने टेस्ट सीरीज ली थी आईएफएस की, उसी के थ्रू मैंने दिए थे। ओके, तो आपने उसी के थ्रू जो है मॉक टेस्ट लगाए और अच्छा रैंक भी आपका हासिल हो। यस सर। तो चलिए, मुझे ये बताना है आपको आगे कि जो भी आपके दोस्त होंगे, जो भी जूनियर से, जो भी आईएफएस के पूरे सारे बच्चे हैं, जो आपको देख के आपसे मोटिवेशंस लेके इस एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ना चाहेंगे, तो उनके लिए क्या सजेशंस देना चाहोगे, क्या सलाह देना चाहोगे आप आपके साइड से? सजेशन तो ये है कि किसी एग्ज़ाम से घबराए ना, बिल्कुल भी ना घबराए। बाकी उसका सिलेबस आप देखिए, पूरा सिलेबस एनालाइज़ करिए, कौन-कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हर बार पूछे गए, उनको देखिए। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो इससे ज़्यादा घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बाकी भरोसा रखिए, हार्ड वर्क कीजिए, स्मार्ट वर्क वो भी बहुत ज़रूरी है। ओके, और आप क्या सोच रही हो आगे का अब? फिर आगे मुझे एमएससी एंड देन पीएचडी करनी है सर। तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं एंड ऑल द बेस्ट मेरी साइड से, पूरा आईएफएस फैमिली की तरफ से। चलो, थैंक यू थैंक सो यू मच सर। फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड योर जर्नी विद अस। थैंक यू। थैंक यू सर।